की वजह से, कहीं कोई रोड पे गिर गया, ठीक है, तब हो सकता है क्या उसका हाथ कहीं से फ्रैक्चर है, इतने दिन वो प्लास्टर में रहा, तो हाथ उठेगा नहीं, वो अपना डे टू डे एक्टिविटी कर नहीं सकता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हाथ उठ नहीं पा रहा है। तीसरा जो है वो सिस्टमिक कॉज है आपका, जो होता है कि आपको डायबिटिक है पेशेंट, लॉन्ग टर्म डायबिटीज से कर रहा है तो उसमें नस जो है या जो मांसपेशी है उसमें कमजोरी आ जाती है, और तब जो होता है वो फ्रोजन शोल्डर, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, जो कैप्सूल होता है उसमें एक चिपचिपापन, जो चिपचिपा चीज़ होता है वो उसके वजह से स्टिक करने लगती है मांसपेशी। तो ये तीनों जो है उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी ही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे कि मोबिलिटी का एक्सरसाइज है कि हाथ को धीरे धीरे उठाना है, फिर उसको जो भी है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी पे उस पर आते हैं, हम मोबिलिटी के बाद फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं। फिर जो मांसपेशी कमज़ोर हो गई, इतने दिन तक उठाया नहीं हाथ, तो उसकी वजह से कुछ मांसपेशी कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसमें हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं, और स्ट्रेंथ देने के बाद हाथ को लंबे समय तक वो उठा पाए, एक ही बार नहीं उठाए तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर उसको हम लोग जो डेली एक्टिविटीज़ है, कोई सामान उतारना है, कोई चीज़ पीछे से उतारना है, झुक के उतारना है, ऐसी चीज़ों को फिर ट्रेन किया जाता है उस चीज़ के लिए। उसमें हम लोग एक्सरसाइज भी कराते हैं, प्लस जो इलेक्ट्रिकल मोडालिटी जो होता है वो भी देते हैं, सिकाई जिसको कहते हैं आप लोग, तो सिकैया के थ्रू और एक्सरसाइज ट्रेन करके उनको वापस से जो उनका रेंज होना चाहिए उस तक लाया जाता है। किसी किसी को मतलब कि जैसे जैसे अभी ठंड का मौसम है, चढ़ रही है, तो ठंड चढ़ते वक्त और उतरते वक्त दोनों समय में ये पैरालिसिस का अटैक होता है, इस मौसम में होता है, तो हो जाता है, तो किसी को मतलब कि बैठ नहीं सकता है, कोई उठ नहीं सकता है, कोई का पूरा अलंग मार देता है कि इस तरह का। तो ऐसे में पैरालिसिस मारने वाले पेशेंट को किस तरह ये आप लोग फिजियोथेरेपी से ठीक करते हैं? फर्स्टली कारण क्या है कि फ्लक्चुएशन क्यों होता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो जो बॉडी को आदत है एक टेम्परेचर मेंटेन करने का या जो प्रेशर मेंटेन करने का, वो उस टाइम फ्लक्चुएट कर जाता है अचानक से, बॉडी अडेप्ट नहीं की हुई रहती है, तो फ्लक्चुएट करने की वजह से जो चेंजेस आया उसको जो है ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको ले नहीं पाता है, तो क्या होता है ज़्यादा फ्लक्चुएशन के कारण वहाँ पे या तो क्लॉटिंग हो जाता है या वो बर्स्ट करता है। क्लॉटिंग हो गया तो इस्कीमिक चेंजेस है, सिर्फ क्लॉटिंग रह गया, अगर उसमें हेमरेज हो गया मतलब कि वो फट गया ब्लड, तो फिर वहाँ हेमरेज हो जाता है। तो उस केस में भी क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्लॉटिंग है, अगर सिंपल क्लॉटिंग है तो फर्स्ट लाइन उसमें मेडिसिन का है, ठीक है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी रोल वहाँ पे आता है। जब वो इमरजेंसी सिर्फ 48 घंटे या 72 घंटे का ड्यूरेशन हम लोग लेते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाता है। देखा गया है कि अभी जो है 10 साल के लड़के हैं चाहे वो बच्ची है, और हाइट मतलब कि कम है किसी का, और तो लड़के हैं तो चल भी जाता है, मगर बच्चिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है शादी ब्याह के समय में। तो क्या 10 साल की उम्र के बाद में मतलब कि हाइट बढ़ सकता है, आप लोग इसका मतलब कि कर सकते हैं उसका इलाज? देखिए ये तो स्पेशल केस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर जेनेटिक भी करता है कि किसी का बनावट अगर है या जेनेटिकली वो अगर ड्रॉप है या फिर शॉर्ट हाइटेड है तो उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जिसमें पोटेंशियल है, ठीक है, उस चीज़ में हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे जो मेटाबॉलिक चेंजेस उसमें ला करके एक्सरसाइज के थ्रू उसमें वो चीज़ को कह सकते हैं कि स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, और उससे वो जो है उसकी हाइट में भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे खासकर?